इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम केवल ऐसे की पॉइंट को देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं एक एक चीज़ को आपको समझाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और साथ ही आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 1 महीने के समय में हमने CGTT का जितना हो पाया उतना वीडियो डाला है। इसके बाद आगामी शिक्षक भर्ती के लिए आपको कम से कम नोटिफिकेशन आने के 2 मंथ का समय मिलेगा, तो उसमें आपको लगभग सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से कवर कराई जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका पोषण। पोषण क्या होता है? तो ऐसे आहार जिसे शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त समझा जाता है उसे पोषण कहा जाता है। पोषण का तात्पर्य होता है संतुलित आहार और साथ ही साथ नियमित शारीरिक क्रिया। अगर आपका आहार संतुलित है लेकिन शारीरिक क्रिया आपकी शून्य है तो उसे पोषण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आहार को पाचन के लिए आपका नियमित शारीरिक क्रिया आवश्यक होती है। क्रियाकलाप बच्चों के स्वास्थ्य विकास के प्रति महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं कि विकास क्या होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इससे पहले हम बाल विकास पर आधारित एक अन्य वीडियो बनाई है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दी गई है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास हमेशा होते रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें हर क्षेत्र शामिल होते हैं। देखिए, बालकों या फिर बालिका में कौन कौन से विकास होते हैं। पहला होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास। इन सभी के आप नाम को ध्यान से देखिए। शारीरिक विकास मतलब बच्चा पैदा होगा, शरीर का विकास होगा तो उसे कहा जाता है शारीरिक विकास। संवेगात्मक विकास मतलब उसमें क्रोध, खुशी, ये सब के बारे में जो भी उसके संवेग उत्पन्न होते हैं उन सब का विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक विकास मतलब वह नए नए चीज़ों को सीखेगा तो उसे क्रियात्मक विकास कहेंगे। भाषागत विकास मतलब वह अपने आरंभिक समय में भाषा को सीखेगा तो उसे भाषागत विकास कहेंगे। सामाजिक विकास जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज को देखता है, समाज की चीज़ों को अपनाता है तो उसे कहा जाता है सामाजिक विकास। तो ये सभी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हैं। आपका विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। अगला देखते हैं प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता का तात्पर्य इन परिवर्तनों की वजह से बालिका में ऐसे कौशल और क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले के कौशल से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली होता है। आरंभिक समय में जो बालक या बालिका हो उसमें कौशल या फिर कुछ क्षमताएं होती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है तो उसमें प्रगतिशीलता आने लगती है, अर्थात वह ऐसे चीज़ों को सीखता है, ऐसे कौशल और क्षमता अपने आप में विकसित करता है जो अधिक जटिल और अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसी को कहा जाता है आपका प्रगतिशीलता। अगला है क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता का तात्पर्य है कि जो विकास है वह एक निश्चित क्रम में आगे की ओर हमेशा बढ़ता है। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि से है। जैसे बड़े होने पर आपका वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, इसे ही कहा जाता है आपका वृद्धि। वृद्धि एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है, अर्थात इसे मापा जा सकता है। अगर आपकी लंबाई वृद्धि होगी तो उसे नापा जा सकता है, वजन बढ़ेगा, आंतरिक अंगों का बढ़ना, इन सभी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उसे नापा जा सकता है। इस कारण यह एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इससे आपका एक क्वेश्चन निश्चित है, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है प्रकृति और पालन, दूसरा है निरंतरता और विच्छिन्नता, अगला है प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव, भाषा विकास का सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं कि प्रकृति और पालन क्या होती है और यह विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रकृति का आशय होता है किसी जीव के जैविक शारीरिक विरासत से, अर्थात माता पिता से जो उनके जन्म से जीन के थ्रू मिलता है, जो शारीरिक विरासत होती है उसे ही कहा जाता है प्रकृति। अर्थात किसी के माता पिता लंबे होंगे, मैक्सिमम चांसेस होती है कि उसका बच्चा भी लंबा हो। माता पिता का अगर ऊंचाई कम है तो बच्चे पर जो विरासत के रूप में प्राप्त होता है, अगर माता पिता अधिक शिक्षित और अधिक समझदार हैं तो उनके बच्चे भी निश्चित रूप से अधिक समझदार होंगे।
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे धैर्यवान। ये सभी जो भावनात्मक क्रियाएं हैं वो शारीरिक विरासत के रूप में माता पिता से बच्चों को प्राप्त होती है, तो इसे ही कहा जाता है प्रकृति। जबकि दूसरा होता है पालन, अर्थात आप बच्चे का पालन किस प्रकार किए हैं, उसके परिवेशगत अनुभव किस प्रकार हैं। जैसे अगर आप शहर पर रहेंगे तो शहर के हिसाब से उसका जो परिवेश रहेगा उसके हिसाब से बच्चे का ग्रोथ होगा। उसी प्रकार गांव में रहने से गांव के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसे ही कहा जाता है पालन, कि आप किस प्रकार उसको पालन कराएंगे जो कि उसके परिवेशगत अनुभव से निर्धारित होता है। परिवेश की ऐसी चरम दशाएं जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बंजर और प्रतिकूल होती है विकास को अवरुद्ध कर सकती है। परिवेश अर्थात अगर आपके आसपास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वहाँ पर कोई विकास नहीं है और वहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो वहाँ पर जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। अगला देखते हैं निरंतरता और विच्छिन्नता किस प्रकार विकास को प्रभावित करती है। निरंतरता स्पष्ट रूप से विभिन्न चरणों में घटित होती है। निरंतरता मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो यह विभिन्न चरणों में घटित होगी जो विकासवादी पालन की ओर जोर देते हैं, अर्थात इसमें हमेशा विकास आपका चलते रहेगा। तो इसी प्रकार के पालन पर जोर दिया जाता है जो विकास को क्रमिक निरंतर होने वाली प्रक्रिया के रूप में वर्णन करता है, और यही चीज़ आपका विकास को क्रमिक परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है। अगला है विच्छिन्नता। विच्छिन्नता की दृष्टि से हर व्यक्ति के विकास का वर्णन ऐसे अलग अलग चरणों की क्रमिक श्रृंखला की तरह किया जाता है जिसमें परिवर्तन का ढंग मात्रात्मक न होकर गुणात्मक होता है, और वहीं विच्छिन्नता का तात्पर्य होता है गुणात्मक विकास से। जैसे अगर आप कोई नई चीज़ें सीख रहे हैं, आपके गुणों का विकास हो रहा है, तो इसे विच्छिन्नता कहा जाएगा। अगला हम देखते हैं प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो प्रारंभिक अनुभव अर्थात जब बच्चा पैदा होगा तो उस समय उन्हें कुछ चीज़ें समझाई जाती है और उसी के अनुसार वह अपने जीवन को आरंभ करता है, अपने जीवन पर चलता है। जैसे ईमानदार बनिए, यह एक प्रकार का प्रारंभिक अनुभव है, तो वह अपने जीवन में ईमानदारी आगे की ओर उसी रास्ते पर चलेगा। तो अनुभव जो है, प्रारंभिक अनुभव एक अटूट पगडंडी की तरह होती है जो कभी टूटती नहीं है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ती रहती है, जिस पर किसी मनोवैज्ञानिक गुण के सूत्रों को पकड़कर मूल तक जाया जाता है। मनोवैज्ञानिक गुण मतलब ईमानदार बनिए, अच्छा काम कीजिए, ये सभी आपके मनोवैज्ञानिक अच्छे गुण हैं, और इसी को पकड़कर जो बालक रहेगा वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जबकि परवर्ती अनुभव के अनुसार जीवन में विकास जो है उतार चढ़ाव रहती है। जीवन में जैसे अगर आप युवावस्था में पहुँचोगे तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने लगेगा, तो इसे कहा जाएगा आपका परिवर्ती अनुभव। और इस विकास के दौर में बच्चे जो हैं वो लचीले हो जाते हैं। तो ये हुआ प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव। अगला हम देखते हैं बाल विकास का सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या, अगर परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होगी तो वह भी प्रभावित करेगा, अगर कम होगी तो वह भी उसके अनुसार प्रभावित करेगा। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। संपन्न परिवार के बच्चों का विकास अलग होता है, जबकि निम्न आय वर्ग के बच्चों का विकास अलग होता है। समुदाय के रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, परंपरा, उनके नैतिक मूल्य क्या हैं, उनके माता पिता के द्वारा उन्हें कौन से नैतिक मूल्य दिया गया है, उनके विकास क्या है, ये सभी आपके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखते हैं निम्न कारकों के द्वारा बच्चों के अनुभव में विविधता आती है। पहला है लिंग। बच्चों का लड़का या लड़की होना उसके अनुभव निर्धारित करता है। दूसरा है सामाजिक वर्ग। व्यक्ति जिस सामाजिक वर्ग का होता है उनके परिवार की शिक्षा, व्यवसाय और आय द्वारा होता है। ठीक है, ये सभी जो बच्चों में विविधता लाती है उसके कारक हैं, उनके लिंग के आधार पर और सामाजिक वर्ग के आधार पर। अगला हम देखते हैं निम्न आय वर्ग के बच्चों की स्थिति कैसे होती है, उनका जीवन किस प्रकार होता है, उन पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। इस परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपने सभी मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो उसे कहा जाता है निम्न सामाजिक वर्ग। निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों के लिए बाल्यावस्था में जिम्मेदारी और व्यवस्थाओं से भरी रहती है। निम्न आय वर्ग के जो बच्चे हैं वो कम उम्र में ही अपने जिम्मेदारी को धारण कर लेते हैं, उनमें जिम्मेदारी आ जाती है। फिर भी यह बच्चे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले घरों के बच्चों की तुलना में परिश्रमी कठिन जिंदगी व्यतीत करते हैं। इन सभी जिम्मेदारी को धारण करते हुए यह सक्षम हो जाते हैं और उच्च आय वर्ग और आर्थिक स्थिति से संपन्न घरों के बच्चों की तुलना में ये जो है परिश्रमी और कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। अगला आय वर्ग है मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग।
इस आय वर्ग के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और इन परिवारों में शिक्षा को रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। उच्च और मध्यम वर्ग के जो बच्चे रहेंगे उनके माता पिता के द्वारा हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और उस बच्चे का एकमात्र लक्ष्य होता है अच्छी तरह से पढ़ाई करना। अगला हम देखते हैं बाल श्रम किस प्रकार प्रभावित करता है। तो कुछ बच्चे घर का काम करके पारिश्रमिक व्यवसाय में या पैसा कमाकर अभिभावकों की मदद करते हैं। किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का व्यवसाय है तो उसके जो बालक रहेंगे या फिर बालिका रहेगी वह भी उस कार्य में उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार यह जो है उनके जीवन को प्रभावित करता है। अगला है आपका धर्म। धर्म दैनिक जीवन से संबंधित नियमों, नैतिक मूल्यों और आचार संहिता को निर्धारित करता है। धर्म के अनुसार ही व्यक्ति आचरण को निर्धारित करता है, उसे किस प्रकार व्यवहार करना है। तो धर्म के आधार पर जो भी उनके धर्म के आचार संहिता है उसी के अनुसार वह अपने जीवन को निर्धारित करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। अगला है पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध। परिवार के सदस्यों का बालिका के साथ व्यवहार, घरों के सदस्यों की संख्या आदि बालक या बालिका के विकास को प्रभावित करती है। अगर बालक किसी के घर में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो विकास होगा प्रभावित होगा। सदस्यों की संख्या कम होने पर भी विकास प्रभावित होगा। उसी प्रकार परिवार के सदस्यों के द्वारा बालिका के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है यह भी उसके विकास को प्रभावित करेगा। अगला देखते हैं पारिस्थितिकी संदर्भ, यह किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पारिस्थितिकी का तात्पर्य होता है वह भौतिक पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है, जैसे भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, पशु जगत, प्राकृतिक संसाधन इसमें शामिल हैं। जैसे अगर कोई क्षेत्र पहाड़ी इलाका है तो वहाँ का जो बच्चों का विकास होगा वह कुछ उससे प्रभावित होगा। उसी प्रकार मैदानी इलाका, शहरी इलाका, ग्रामीण इलाका, ये सभी आपके पारिस्थितिकी संदर्भ हैं और उनके द्वारा जो बालक का जीवन होगा वह प्रभावित होगा। अगला हम देखते हैं गांव में रहने का अनुभव और जनजातीय क्षेत्रों में रहने का अनुभव, यह किस प्रकार प्रभावित करता है। वह चीज़ जो गांव को शहर से अलग बनाता है वह है आबादी। गांव में कम आबादी होती है जबकि शहर में आपका अधिक आबादी होता है। गांव के व्यवसाय, रहन सहन के अनुसार ही बच्चे भी अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलतः कृषि कार्य किया जाता है तो बच्चे गांव के अपने माता पिता के व्यवसाय और रहन सहन के अनुसार ही उस तरह के व्यवसाय को अपनाते हैं। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुभव के आधार पर जैसे जनजातीय रीति रिवाज, कानून व्यवस्था, महिला व पुरुषों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व ये सभी अलग अलग होते हैं और उन्हीं के आधार पर बालक या बालिका का विकास होता है। जनजातीय जीवन में बहुत विविधता होती है, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था, रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। तो ये हुआ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।